बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का आज इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुल्की मसाइल से निपटने के लिए सियासी इत्तेफाक राय और मुस्बत कौमी बयानी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की गैर मुस्तकिल रुकनियत का आगाज़ हो गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का जो आज इजलास हुआ, उसमें बैरून मुल्क सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर के खिलाफ घेरा तंग करने पर इत्तफाक किया गया है। बहुत अच्छा किया जी, करें, किसी ने रोका तो नहीं है, करें। अच्छा, और इसके अलावा और भी कोई खास बात मेरे नहीं, और कोई मेरे ख्याल से और कोई खास बात नहीं हुई एपिक्स कमेटी में। और जो मजमूई सूरत हाल उसका जायज़ा लिया गया, वज़ीर आला ने शिरकत की, मज़म्मत की, कुछ तारीफ़ की होगी किसी की, और घेरा तंग करने की बात हुई, तो बहुत अच्छा है जी, करना चाहिए। अच्छा, बात सारी ये है कि ये इस वक्त जो रियासत के संगीन मामलात हैं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि उसमें ये जो एक बयान बराए बयान, और मतलब ना किसी को समझ आ रहा है कि क्या है, आम लोगों के ना कोई इश्यूज़ हैं, ना उनको इससे लेना देना है, ये हंगर गेम्स एक चल रहे हैं, और उसमें ये पूरा जो सिस्टम है इसको भी अब खुद समझ नहीं आ रही कि भाई इन्होंने क्या करना है, यानी हिकमत अमली क्या होगी आगे आने वाले दिनों में, क्या होगा। जो हुकूमत है यानी मुस्लिम लीग नून की, उनके जितने लोगों से बात करो तो उनके अंदर ये बिल्कुल इस बात पे वो कन्विंस्ड हैं कि कहीं ना कहीं पसे मंज़र में कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, और वो खान साहब से, और खान साहब रिहा होके, ये इनको भी अब अंदाज़ा है कि कुछ ऐसे मामलात हो रहे हैं जिसके नतीजे में वो बाहर आ जाएंगे। अच्छा, उन्होंने जो खान साहब ने कहा ना कि अदालतों के रास्ते, तो अदालतों के रास्ते ही तो होता है हमेशा, मियाँ साहब मुल्क से बाहर अदालतों के थ्रू ही, तो ये सारा जो भी उनकी बीमारी वगैरह हुई तो अदालतों के थ्रू, तो ये वो थोड़ा सा बड़ा इस वक्त चौकन्ने हुए हैं। वो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की थी ना कि हम कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो गए, ये बड़ी गहरी बात है, और मैंने उस दिन भी कहा था कि इस्तेमाल में मुस्लिम लोग कंज्यूम हो गई है, इनको नहीं समझ में आ रहा कि इन्होंने ये आगे क्या सूरत हाल होगी, एक हफ्ते बाद मुज़ाकरात होंगे, कैसे होंगे। अब देखें ना, वो जो कारकुन रिहा हुए हैं तो उन्होंने बाहर निकल के जो है वो नारे लगाए खान साहब की फेवर में, तो उसके ऊपर उस्मा बुखारी साहबा ने आज कहा है कि भाई ये तो बड़ी ज़्यादती की गई है। तो अगर उनके कारकुन जो हैं वो बाहर निकल के फर्ज करें नारे लगा रहे हैं दोबारा खान साहब की हमायत में, उन्होंने कोई तोड़फोड़ तो नहीं की, दहशत गर्दी तो नहीं की, तो अगर वो लगा रहे हैं तो फिर खान साहब देखें, अदालत सॉरी जेल तो इसलिए होते हैं कि इंसान के ख्यालात तब्दील किए जाएँ वहाँ पे, तो ख्यालात तो उनकी तब्दील इस तरह से हुए हैं कि उन्होंने नारे लगाए हैं, दहशत गर्दी तो नहीं की। अब खान साहब अगर रिहा हो जाते हैं, उनके मामला आगे, तो ये परेशान है, जाहिर है इनको एक मजबूत यकीन दहानी चाहिए, वो इनको नहीं मिल पा रही, क्योंकि आप देखें ना कि वो उधर से जो है वो इन्होंने कहा कि वो लिख के लाएँ। अच्छा, लिख के ले, मेरा ख्याल ये है कि एक जो तासुर है यहाँ पे इस्लामाबाद में वो ये कि कुछ मामलात हैं उसमें ये तारीख गलत आ गई थी, दो इसको थोड़ा सा आगे करना था, लेकिन दो जो अनाउंस हो गई थी उससे डन टपाओ किस्म के मुज़ाकरात हुए कल, और जी अच्छा आप लिख के लाएँ, आप लिख के लाएँ। हुकूमत को शक है इस बात का, मुस्लिम लीग नून को ख़ास तौर पे, कि पस मंज़र में कुछ पकड़ा है, और ऐसा है कि जिसके नतीजे में जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी थोड़े से जो है वो मतलब उनको भी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, लेकिन वो कितना चौकन्ना रह सकते हैं, लेकिन वो बहरहाल अपने तौर पे वो बात तो सारी कर रहे हैं, और ऐसी कोई वजूहत भी नज़र नहीं आ रही कि इस्टेब्लिशमेंट से उनके कोई खटपट हो, लेकिन उसके बावजूद एक इसमें मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात तो हो रहे हैं ना, जैसे माफ़ी दी गई उनको, तो फिर उसके बाद उस्मा बुखारी साहब ने कहा ये तो गलत है, क्योंकि ये तो माफ़ी तो नहीं देनी चाहिए थी, उन्होंने तो नारे वारे लगाए हैं बाहर निकल के, वो तो ठीक नहीं हुए। मतलब बाहर निकल के उनको मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर देना चाहिए था, ऐसा तो नहीं हुआ ना, तो वो तो उन्होंने नारे वारे लगाए हैं बाहर निकल के, वो आज़ादी इजहार राय के, तो वो ठीक है ना, मतलब उन्होंने दहशत गर्दी तो नहीं की ना, बाहर के कोई ऐसा तोड़फोड़ तो नहीं, पत्थर तो नहीं मारे कहीं। तो ये जो है ये अब एक इनके अंदर एक हुकूमत के अंदर एक तासुर पैदा हो रहा है कि ये निज़ाम जो है ये कहीं जा रहा है, उसके नतीजे में बहुत सारे लोगों को बिठा के आगे पीछे, हालांकि आप देखें जितने सितारा शनास शख्सियात ख़ास तौर पे आई हैं इन दिनों में, उन्होंने कहा अगले 2-3 साल तक इस निज़ाम को कोई ख़तरा नहीं है। ठीक है, अब देखिए ना, नए साल पे ख़ास तौर पे उनको 2-3 साल तक कोई ख़तरा नहीं है,
तो ये भी बड़ी एक अनोखी बात है कि सितारे भी इनके साथ हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ परेशानी है कि ये सिस्टम जो है, ये अरेंजमेंट कुछ चल नहीं रहा, क्या मामला आते हैं आगे पीछे दाएं, मतलब चलना भी नहीं है। इस तरह से जो जो इश्यूज हैं ना रियासत के, देखें सबसे बड़ा तो इशू ये मईशत का है। ये तो एक तो अल्लाह का एहसान है कि ये कुरम का मामला और कराची का जो हमने कल भी कहा था कि ये हल हुआ, और ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं है असल में। देखें ये होते हैं मुल्कों के अंदर ना, जो ये जो मुख्तलिफ जो है वो इख्तलाफात होते हैं मुख्तलिफ मकातब में, मुख्तलिफ असल बात होती है कि उसको प्रॉपर टाइम पे आप उसको एड्रेस करें, उसको रोकें, उसको में। और इसमें जो है वो सियासतदानों का तो अपना रोल है, लेकिन इसमें उलमा का बहुत बड़ा रोल है, इसमें सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, और इसमें आम जो लोग हैं वहाँ पे उनका बहुत बड़ा रोल है कि इसको कोई मसालिक के आपस में मामला नहीं बिगड़ा। तो ये एक बड़ा खुशाइंद है, और इसके ऊपर मेरा ख्याल है तवील उल मुद्दती कोई जिरगे की कोई शक्ल होनी चाहिए, कोई मामला तो नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छी खबर है कि ये कराची में भी धरने ख़त्म हुए, और वहाँ पर जो इंसानी जानें गई हैं, अब कैसे उनका अदराक होगा, क्या होगा, वो रियासत का काम है कि उनको देखें। दूसरा जो मामला है वो ये है कि जो ये सोशल अनरेस्ट तो फैल रहा है, और ये मईशत की जो मर्जी आप दिखा दें आगे पीछे दाएं बाएं, आपने बहुत जो है वो शॉर्टफॉल है FBR का, और वो जो एलिट है वो एलिट के ऊपर तो हाथ नहीं डाल रहे, ना किसी तरह से भी हाथ नहीं डाला जा रहा, ना निचकारी हो रही है, ना एलिट पे। बहरहाल मैं बार बार उस बात को रिपीट नहीं करना चाह रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि जो सूरत हाल है वो बिगड़ रही है पूरी दुनिया की, पूरे, और ये बराह रास्त पाकिस्तान पे। अब देखें आप मुख्तलिफ मुबाहिसे हो रहे हैं ना, तो मुबाहिसे टॉक शोज़ ये, तो उसमें फ़ॉरेन पॉलिसी, फ़ॉरेन आगे के मुल्कों में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, वो डिस्कस होना शुरू हो गया। और मैं बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि जो कुछ ख़ित्ते में होगा और जो कुछ दुनिया में होगा, पाकिस्तान में क्या होगा वो बाहर के वाक़यात तय करेंगे। पाकिस्तान में आगे क्या होना है ये बाहर के वाक़यात तय करेंगे। पाकिस्तान के अंदर तो, और आप पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी ले आए कि बाहर का प्रेशर मुख्तलिफ हवालों से, नहीं कि ट्रम्प के आने से होगा, और बेशुमार प्रेशर हैं। अच्छा, अब इसमें जो दो तीन बातें बड़ी अजब हुई हैं पिछले 24 घंटों में, ऐसे वाक़यात हुए हैं 48 घंटों में जो बड़े हैरान कुन हैं, बहुत हैरान। पहली बात तो ये है कि ये जो दो अफसोसनाक और जिनको टेररिस्ट एक्टिविटी कहना चाहिए प्रॉपर, वो अमेरिकन सॉइल पे हुई। वो जो एक क्लब में वो वाक़या हुआ था वो तो गैंगस्टर्स थे, तो वो तो उसको मैं काउंट नहीं कर रहा, जो न्यूयॉर्क में क्वींस के इलाके में। लेकिन जो ये वाक़या हुआ है न्यू ऑरलीन्स में, ये जो वाक़या है, ये वाक़या अब इस लिहाज से काफ़ी जो यानी आप समझें कि ये परेशान कौन है कि इसका जो इसमें जो जो बंदा है, ठीक है ना, जो अच्छा दोनों जो हैं वो रहे एक तवील अरसे फौज में। अच्छा, अब जिसने न्यू ऑरलीन्स में मारा आके, ठीक है ना, जो शबीर जब्बार, उसने जो है वो, उसके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि वो अकेला था, यानी अकेला उसने ये कार्रवाई की है, वो किसी बड़े ग्रुप का हिस्सा नहीं था, और वो खुद ही जो है वो रेडिकलाइज हो गया, वो अकेला काम कर रहा था, उसका कोई, अच्छा अब रेडिकलाइज हो गया, इंतहा पसंद हो गया, बैठे बैठे वो क्या करता रहा, वो तो फौज में था, इतने साल तो फौज में रहा है, वो अकेला बैठे बैठे वो रेडिकलाइज हो गया, और उसने जो है वो एक झंडा निकाला, बनाया, तैयार किया, और फोर्ड गाड़ी उसने ट्रक पे, उस पर किराए पे ली। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन आती है ना मुख्तलिफ, जिससे आप कैब्स वगैरह, या इसने भी उसी एप्लीकेशन से एक गाड़ी मंगवाई जिससे वो दूसरे मैथ्यू ने मंगवाई। ये इत्तेफाक भी हो सकता है सारा, लेकिन ये है कि ये अकेला काम कर रहा था। FBI की तहकीकात के मुताबिक इसके साथ कोई नहीं था। ये जो है ये गया, इसने ट्रक लिया, इसने 15 बंदे को चल दिए। अच्छा, अब जो दूसरा मैथ्यू लेविसबर्गर है, ठीक है, जिसने वो साइबर ट्रक टेस्ला का ब्लास्ट किया, उसके बारे में एक नई कहानी आई है। कहानी क्या, FBI की तफ्तीश है, वो भी फौज में था, ठीक है। ये थोड़ा सा इसकी अभी, ये दोनों अमेरिका में पैदा हुए हैं, दोनों US सिटीजन वहीं के, और तवील अरसे 19 साल 18 साल फौज के अंदर, और सेंसिटिव पोजीशंस पे।
मैरीज वगैरह होते हैं ना, तो बाहर जाते हैं, वो लोगों से मिलना जुलना, लड़ना, ये वो मार पड़ा, ये ज़्यादा डेस्क के ऊपर इन्होंने काम किया है, बैक एंड पे, और एनालिसिस, कम्युनिकेशंस और ये इंटेलिजेंस। अब वो जो दूसरा बंदा है जो 37 साल जो गोरा है, वो मैथ्यू के बारे में जनाब ये कहा जा रहा है कि उसने जो ब्लास्ट हुआ है जो साइबर ट्रक का, टेस्ला का, उससे पहले उसने पिस्टल निकाल के अपने सर पे रखी और खुदकुशी कर ली। अब ये जो बात है, ये मुझे तो इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ होगा। यानी एक ट्रक जो है उसमें बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स हैं, वो एक्सप्लोजिव्स को लेके जा रहा है, और ट्रक में, साइबर ट्रक में वो एक्सप्लोजिव्स रखे हुए हैं, और उसने आगे जाके टकराना होगा ना कहीं, या उसने कुछ उसको एक्सप्लोड कुछ करना होगा ना उसने, लेकिन उसने उससे पहले ही पिस्टल निकाल ली और अपने सर पे गोली मार ली रख के। अच्छा, ये जो है, ये देखिए ना, सातवीं जो एसोसिएटेड प्रेस, सोल्जर शॉट हिमसेल्फ इन हेड बिफोर साइबर ट्रक एक्सप्लोडेड आउटसाइड ट्रम्प्स लास वेगास ऑफिशियल्स। ये मैं तो इसको नहीं समझ पा रहा कि ये कैसे हुआ होगा भाई। यानी इसको कोई जो है वो इसका कोई तरीका भी तो होना चाहिए ना। अच्छा, इसके नतीजे में जो वहां पे मेक अमेरिका ग्रेट, अच्छा ये ट्रम्प का हमायती है, ये ट्रम्प का हमायती है, और ये यूक्रेन की जंग का भी हामी है। और ये जो है, ये देखिए ना, टेलीग्राफ क्या कह रहा है, प्रो यूक्रेनियन स्पेशल फोर्सेस सोल्जर शॉट हिमसेल्फ। ये क्या टोपी है, 12 टोपी क्या उनकी तहकीकात है। मतलब ये अपने आप को एक्सप्लोड होने से पहले गोली कैसे मार ली उसने, तो भाई ये कहाँ लेके जा रहा था, इतना सारा जो उसमें जो एक्सप्लोजिव्स मिले हैं, तो वो कहाँ लेके जा रहा था। अच्छा, और फिर उसके बाद जो है वो अच्छा, इसकी इस बात से ये देखें ना, इंडिपेंडेंट क्या कह रहा है, साइबर ट्रक ब्लास्ट सस्पेक्ट वाज अ रैम्बो टाइप, इसको हीरो बना दिए, रैम्बो टाइप हु लव ट्रम्प फैमिली सेज। यानी ये जो है, ये रैम्बो टाइप बंदा है, इसने ट्रक के अंदर, क्योंकि गोरा है ये और ट्रम्प का आमी है, तो इसने अपने सर पे गोली मार ली, और उसको एक्सप्लोजिव्स के, साइबर ट्रक को उसने टकराने नहीं दिया किसी और जगह से, हालांकि उसमें एक्सप्लोजिव्स थे। अच्छा, फिर डेली बीसी कह रहा है कि जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जो लोग हैं, जो ट्रम्प के हमायती हैं, वो इससे बड़े इंप्रेस हुए हैं। ये 10 स्लाइड आप देखें, वो इससे बड़े इंप्रेस हैं, यानी ये अचानक हीरो बन गया है। वो कह रहे हैं कि क्या जबरदस्त आदमी है, कि ये तो ट्रम्प का सपोर्टर था, ओ भाई बॉमर था वो, आखिरी इतलात आने तक तो वो एक दहशतगर्द था, वो बॉमर था, लेकिन वो ट्रम्प का हमायती निकला है, वो यूक्रेन का हमायती निकला है, तो रैम्बो टाइप उसको। अब ये रैम्बो कहाँ से आ गया बीच में, मतलब रैम्बो तो कैद में था, मतलब अगर आप उसकी पहली देखें उसमें तो वो वियतनाम का हीरो था, उसको पकड़ के उन्होंने थाने पे बंद कर दिया था। सिल्वेस्टर स्टैलिन की जो पहली मूवी थी, वो उसको उसकी ठुकाई उकाई हो रही थी, वो वहाँ से मोटरसाइकिल लेके निकला था, ये तो हमें याद है। ये रैम्बो कहाँ से आ गया, इसको उन्होंने रैम्बो बना दिया। दूसरा जो था वो चूंकि मुसलमान था, तो उसके ऊपर उसको लानतान हो रही है कि रेडिकलाइज मुस्लिम, और ये इसने गोली कैसे मार ली अपने आप को, कोई इसका सर पैर। मैं तो इसका इनका मीडिया भी सुन रहा हूँ, उस पर डिस्कशन भी सुन रहा हूँ, वो कह रहे हैं क्या जबरदस्त आदमी था, क्या हीरो था, उसने अपने आप को गोली मार ली। ओ भाई, वो बॉमर था, वो साइबर ट्रक को उसने ब्लास्ट किया है, कह रहे नहीं। लेकिन आप देखें ना कि अगर उसने उसको मतलब ये ख्याल आया पहले किसी बात पे, उसके फैमिली का कोई इशू था, उसके घर में एक बच्चे थे, वो निकला, लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं, अगर मैं इसको टकराऊंगा तो इसके नतीजे में जाने चली जाएंगी, तो उसने अपने आप को गोली मारी। ओ भाई, ट्रक रोक देता, वो साइड पे बाहर ले जाता ट्रक। ये मुझे तो देखते हैं, इसकी तहकीकात होती हैं, तो ये जो है, ये कल तक जो है ये क्या सामने आती है कहानी, मगर ये तो कोई अजीब सी कहानी बन रही है कि उसने अपने आप को गोली मार ली, और वो जो है वो जो लोग उसके लिए वाह कर रहे हैं, बड़ी तारीफें हो रही हैं उसकी बड़ी तारीफें हो रही हैं, क्या ज़बरदस्त आदमी था, रैम्बो स्टाइल, प्रो यूक्रेनियन, प्रो ट्रम्प। और उसने जो है वो अल्लाह खैर साला, ये जो दूसरा था मुसलमान, अच्छा ये अकेले, इसके बारे में जो है ना कि 100% ये जो है ये अकेला था, और ये जो है ये इंस्पायर हो गया था IS से। कैसे हुआ था भाई,
ये कैसे हुआ था इंस्पायर? ये देखें ना, NBC, ड्राइवर इन द न्यू ऑर्लियंस टेररिस्ट अटैक एक्टेड अलोन, फिफ्थ फ्लाइट 100% इंस्पायर्ड बाय IS। कैसे हो गया? कोई उसका कोई तरीका होगा ना, कोई एक्सेस हुई होगी, कोई मिला होगा, कोई कोई गैंग अकेला था और जनाब वो इंस्पायर हो गया बैठे बैठे और झंडा लगा के वो चला गया। ये दूसरा जो था ये रैम्बो बन गया। चले जी, ठीक है ना, जो मिजाज यार में आए जो कहते हैं ना, तो मतलब ठीक है, वाह वाह कर रहे हैं लोग, झूम रहे हैं सारे, तो ये मट्टी पाव वाला कुछ हिसाब लग रहा है वहाँ पे, ठीक है। ये क्या वाकयात थे इसमें, कोई मतलब मुझे तो इसका कोई भी सर पैर समझ नहीं आ रहा कि उसने अपने सर पे गोली मार के और ट्रक को धमाके से ट्रक फट गया। बहरहाल दूसरा जो एक क्राइसिस है ये लेकिन बड़ी खौफनाक बात है, प्रॉपर टेररिस्ट अटैक्स हैं, वेरी कंसर्निंग बोथ। ये जो न्यू ऑर्लियंस वाला भी है और ये दूसरा जो साइबर ट्रक वाला भी है, इसकी थॉरो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन मेरा ख्याल है FBI को, या हो तो प्रॉबेबली ट्रंप या इलॉन मस्क या बाकी जो उनके लोग आ रहे हैं, इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये जो है ना कि अपने सर में गोली मार ली उसने, ये तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही बात। गोली मार के उसने कहा कि ट्रक फट जाए खुद ब खुद। अच्छा, दूसरा जो बहरान है वो साउथ कोरिया में खड़ा है। साउथ कोरिया में ये हुआ है कि वो जो सदर हैं जिनको इम्पीच कर दिया था, उसके बाद फिर वजीर आजम सदर बन गए थे, उनको भी इम्पीच कर दिया। अब वो जो पहले वाले सदर जो सदर यून सुक यूएल थे, पहले वाले सदर जिन्होंने मार्शाल्लाह लगाने की कोशिश की थी और 6 घंटे बाद मार्शाल्लाह जो है वो लगाने में नाकाम हो गए थे, उनको पकड़ने के लिए पुलिस पहुंच गई। आज उनके वारंट निकाले अदालत ने कि पकड़ लो उसको, पढ़ लो। पुलिस उनको जब पहुंची वहां पे पकड़ने के लिए, तो उनके पास अभी तक सदारती गार्ड्स हैं, क्योंकि वो जो उनके हुकूमत तो उन्हीं की है ना, उन्हीं का वजीर ख़जाना जो था वो अब यानी थर्ड पोजीशन से जो है वो प्रेसिडेंट हैं, चुई सेंग मॉक। तो जनाब पुलिस उधर से आ रही है गिरफ्तार करने और सदारती गार्ड्स उधर से आ रहे हैं। उन्होंने कहा हम तो पुराने सदर को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। तो पुलिस का और इनका टकराव हो गया आपस में, खूब लड़ाई होती रही। इन्होंने कहा जाने दे देंगे, हमारे सदर को गिरफ्तार नहीं होने देंगे, पुराने सदर को। वो पुलिस ने कहा हम पढ़ के लेके जाएंगे इसको, क्योंकि इसके तो वारंट निकले हुए हैं। खूब लड़ाई मार कुटाई, एक हंगामा वहाँ पे जनाब। और वो जो है वो अब वो जो नए उनके वजीर ख़जाना जो सदर बने उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि तुम भी इस्तीफ़ा दो। एक केओस खड़ा है, 6 घंटे तक फड्डा होता रहा पुलिस का, सदारती गार्ड्स का। आखिर में पुलिस वापस चली गई और गिरफ्तार नहीं कर सकी। अब एक नया सियासी बहरान खड़ा है, ये जनूबी कोरिया में हो रहा है। अब अंदाज़ा लगाएं जरा, साउथ कोरिया बड़ा ज़बरदस्त एक मुल्क है, तरक्की याफ्ता, उसमें पीछा पड़ा हुआ है कि सदारती गार्ड्स कह रहे हैं हम मर जाएंगे। अच्छा, सदर भी गिरफ्तारी नहीं दे रहा, जो साबिक सदर है वो उसने नाकाम मार्शाल्लाह लगा, वो कह रहा है कि नहीं। उसके जो हामी हैं, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि साबिक सदर जो उनके जो हामी हैं वो अपने हाथ में ट्रंप की हमायत में झंडे लेकर आ गए हैं, परचम लेकर आ गए हैं कि ट्रंप हमारे सदर को बचाओ। और उन्होंने वो जो हाथों में जो उठाया हुआ है, उन्होंने जो बैनर्स उठाए हुए हैं, यानी उस सदर को जो इम्पीच कर दिया है, जो मार्शाल्लाह लगाने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा स्टॉप द स्टील। ये इसको जो अच्छा, ये स्टॉप द स्टील के नारे लगे थे जब ये ट्रंप हार गए थे ना, बाइडेन जीत गए थे, तो जो ट्रंप के हामी थे उन्होंने स्टॉप द स्टील के नारे बुलंद किए थे। अब इन्होंने भी जनाब हाथों में बैनर्स उठाए हुए हैं स्टॉप द स्टील। और ये जो है ये ट्रंप मुदाखलत। अच्छा, ट्रंप ने अभी तक साउथ कोरिया के बहरान पे कोई बात नहीं की। उन्होंने उनके हामी खड़े हो गए हैं इसमें कि ये ट्रंप जो है वो आके इनको बचाए। और ये जो ऑपोजिशन है जो कि इनके खिलाफ सारी मुहिम चला रही है, जिसने इम्पीच की है, सब कुछ किया है, हालांकि उसने तो मार्शाल्लाह लगाने की कोशिश की थी, तो कहानी वहाँ से यहाँ चली गई। ये सारे जो हैं ये प्रो चाइना है, और ये इसके जो मुखालिफ चूँकि प्रो चाइना है, इसलिए ट्रंप दरमियान में मुदाखलत करें और इसको बचाएं गिरफ्तारी से भी और सारे मामले। इतना हंगामा बढ़ गया कि सेक्रेटरी ब्लिंकन अभी रह गए हैं 16-17 दिन प्रेसिडेंट ट्रंप के आने में। उस सेक्रेटरी ब्लिंकन सारा काम धंधा अपना छोड़ के, काम धंधा क्या वो आखिरी तो लिमिट, वो सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो जनाब रवाना हो रहे हैं साउथ कोरिया की तरफ। और वो इतवार को और पीर को साउथ कोरिया में होंगे और वहाँ पे इस रौले रप्पे को निपटाने की कोशिश करेंगे।
जो कि एक अजीबो-गरीब शक्ल इख्तियार कर गया है, और ये चलेगा आगे ज़ाहिर है ट्रंप तक, क्योंकि वो गिरफ्तारी, अच्छा वारंट हैं वो 6 तारीख तक हैं, 6 तारीख तक वो वारंट हैं, 6 तारीख तक पुलिस ने पकड़ना है, पुलिस नहीं पकड़ सकी तो पुलिस वहाँ पे गई, पुलिस उस सदर के अंडर आती है जो कि उन्हीं की पार्टी का सदर है, यानी कि जो जिन पार्टी के 2 सदूर की इम्पीचमेंट हुई है। तो एक साउथ कोरिया में भी क्राइसिस है। अच्छा, अब एक क्राइसिस उधर है, एक ये अमेरिकन सॉइल पे क्या हुआ इसका नहीं पता चल रहा। ये एक बड़े पुरसरार और बड़े खौफनाक वाक़यात हैं ये टेररिज्म के, लेकिन ये भी समझ में नहीं आ रहा कि उसने गोली कैसे मार ली अपने आप को, गोली मार के उसने कहा ट्रक फट जाए खुद ब खुद, तो उसको हीरो बना दिया वहाँ, दूसरे का वो कह रहे हैं अकेला था। एनीवे ये अच्छा, पूरे अमेरिका में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, क्योंकि प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप जो है उनकी इनाग्रल होनी है 20 तारीख को, और 19 तारीख को उससे पहले रैली निकालनी है वाशिंगटन डीसी में। लेकिन एक नया जो मामला है वो खड़ा हो गया है हुतीज ने 2 दफा बड़ी तादाद में मिसाइल गिराए हैं 24 घंटों में, 2 दफा इसराइल पे। अच्छा, इनको जो रीड करना है ना, एक तो जो मिसाइल है इनका वो मिलिट्री बेस पे गिराए जाके, ठीक है। मैं 14 स्लाइड अगर कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इनकी जगह जो है ना वो एक तो मिलिट्री बेस को हिट किया इसने, ठीक है, महर न्यूज़ एजेंसी 14, और इसराइल की डिफेंस फोर्स ये कह रही है कि उसने मिसाइल को की वजह से सेंट्रल इसराइल और यरूशलेम में जो है वो बजने शुरू हो गए सायरन वायरन सारे। 2 अटैक्स और हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 28 और 2 यानी 31 अटैक्स हुए हैं पिछले दिसंबर, और इसको लगाएं तो हुतीज ने जो इसराइल पे अटैक किए हैं वो किए हैं, 31 अटैक्स हुए हैं, और इस दौरान इसराइल ने भी हमले किए हैं, अमेरिकन ने भी किए हैं, यूएसएस कैरियर पे भी अटैक किए हैं हुतीज ने, ये सारे। अच्छा, ये जो अटैक्स हैं, अब ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि 2 अटैक्स हैं, ठीक है। मैं फिर दोबारा उनका क्लेम कोट कर रहा हूँ कि यमन कंडक्ट्स 2 मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट इसराइल। अच्छा, ये जो 2 मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, तो इसमें एक तो ये बात तय हो गई कि आईडीएफ ने, उनके इसराइल ने कह दिया, टाइम्स ऑफ इसराइल ने, कि 12th इसराइल डिफेंस फोर्सेज डाउन यमन मिसाइल दैट ट्रिगर्ड सायरन्स, और ये सेंट्रल और यरूशलेम, और फिर यरूशलेम पोस्ट भी कह रहा है कि सायरन्स बजने शुरू हुए अलग सुबह, और लॉन्च हुआ ये यमन से। लेकिन एक नहीं है, ये 2 हैं, ठीक है ना। एक मिलिट्री बेस पे हुआ है, एक मिलिट्री बेस पे हुआ है, और एक जो है ये एक दूसरी जगह पे हुआ है, ठीक है। एक तल अवीव के नज़दीक हुआ है और एक मिलिट्री बेस के ऊपर हुआ है। तो ये हुतीज के अटैक्स बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, और ये बहुत अजीब सी बात है कि वहाँ पर वो आयरन डोम भी है, और ये भी, अच्छा, लोग ज़ख्मी भी हुए हैं वहाँ पे, और ये मुसलसल जो अटैक्स हैं ये जो हैं ये बढ़ गए। लेकिन इससे ज़्यादा एक और अजब बात है, वो ये है कि गज़ा से दोबारा अटैक हुए हैं। गज़ा से एक तो न्यू ईयर नाइट पे हुए थे, उसके बाद गज़ा से फिर अटैक हुए हैं दोबारा, और ये निर अहम के नज़दीक उनका मिसाइल गिर गया के, और एक मिसाइल जो है, एक तो रॉकेट गिरा है निर अहम पे, और एक जो है वो चॉपर के ऊपर गिरा है, और उसके नतीजे में इन्होंने, इसराइल की फ़ौज ने मज़ीद वहाँ पे गिराए हैं, अटैक किए हैं, और उसमें 50-52 वहाँ पे फ़लस्तीनी और शहीद हो गए हैं। लेकिन गज़ा से दोबारा अटैक हुए हैं, गज़ा से, ये ज़हन में रखें, गज़ा की बात कर रहा हूँ। ये मैं 16 स्लाइड यहाँ दिखा रहा हूँ हाथ के। गज़ा मिसाइल फायर्ड एट आईडीएफ हेलीकॉप्टर, ये गज़ा है, ये जो है ये किबुट्ज़ बेरी के इलाके में जो है वो आईडीएफ के ऊपर जो है ये अटैक हुआ है। अच्छा, लेकिन ये गज़ा से भी एक नहीं हुआ, गज़ा से भी एक से ज़्यादा अटैक हुए। एक तो देखें ना, हेलीकॉप्टर पे हुआ है, और दूसरा मैं 40 स्लाइड अगर दिखाऊं, गज़ा रॉकेट लैंड्स एट नीर आर्म एंड मिसाइल फायर्ड एट चॉपर, यानी 2 अटैक्स हैं, एक तो लैंड कर गया है और एक चॉपर पे गिरा है 40th। अच्छा, ये जो बात है ना, ये अब बहुत
बड़ी यानी सूरत हाल एक अजब सी हो गई है कि गज़ा से भी फायर हो रहे हैं और वहाँ से जो है वो हूतीज़ भी फायर कर रहे हैं। और कुछ देर पहले जो है, आज मैंने दिन में ज़रा चेक किया कि वहाँ पर क्या हालात हैं लेबनान के, तो वहाँ पर तैयारी पकड़ी हुई है हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह ने तैयारी पकड़ी हुई है। ये आज दोहा में मीटिंग हो रही है। वहाँ पे अमेरिकन्स भी हैं, इजिप्शियंस भी हैं, वहाँ पे कतर मौजूद है, वहाँ पे जो मुख्तलिफ अरब ममालिक मौजूद हैं और इसराइल शिन बेत और मोसाद के लोग मौजूद हैं। और एक फिर दोबारा आज सीज़ फायर की कोशिश शुरू हो गई है। ये जंग बंदी अगर नहीं हुई और उसमें हमास की तरफ से बिल्कुल वो नाम है, ये वो मुआहिदा है जो बाइडेन साहब ने कोई आज से 1 साल पहले पेश किया था, ठीक है ना, कि उसमें नाम भी तय हो गए थे, हर चीज़ तय हो गई थी। इवन यहाँ तक हुआ था कि जो कैदी हैं जो रिहा होंगे इसराइल की जेलों से, उनको टर्की एग्री कर गया था कि हम अपने पास रखेंगे, क्योंकि कतर में जाहिर है कि वो बहुत बड़ी तादाद में, तो वहाँ पे ये तय हुआ था कि उनको वहाँ पे टर्की एग्री कर गया था। मामला बहुत आगे चले गए थे, रशिया चाइना ये सारे इन्वॉल्व बीच में थे। और मतलब है कि अब ये है कि वो तो हमास तो अपनी जगह मौजूद है गज़ा में, और यहाँ पर हिजबुल्लाह भी मौजूद है। एक सीज़ फायर उन्होंने करके ये एक ब्रेक लिया महीने 1.5 महीने का, कैसे जी सीज़ फायर करते हैं और इस दौरान लेबनान के बॉर्डर पर, लेकिन वो तैयार उधर बिल्कुल तैयार है हिजबुल्लाह। और तो और ये जो हुतीज़ हैं इन्होंने तो दाग दिए, 2 अटैक्स किए हैं 24 घंटों में। और अगर इसमें आप एक दिन न्यू ईयर का भी मना लें तो इसमें वो 3 अटैक्स होते हैं, 4 अटैक्स होते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा होते हैं। यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर पे भी किया था ना उन्होंने। और उसके साथ ही गज़ा से जो है वो मुस्तकिल अब जो है वो हमले शुरू हो गए हैं। और इसी दौरान ये टॉक्स हो रही हैं इसकी कि जी किसी तरह से ये सीज़ फायर हो कतर में। लेकिन इसराइल जो है वो इस वक्त एक अजीब सा कन्फ्यूजन है, और वो कन्फ्यूजन ये है कि क्या हासिल किया है, क्या हमास की ख़त्म हो गई। 1.5 लाख के करीब इंसानी जाने गई हैं गज़ा में। तो उसके नतीजे में अब अगर सीज़ फायर होता है, और होना तो है, आज नहीं होगा तो 10 दिन बाद हो जाएगा, 15 दिन और शहीद हो जाएंगे लोग सारे, लेकिन अंदर क्या हमास मौजूद है अभी तक। और नेतन्याहू जो हैं उन्होंने, उनकी सर्जरी हुई है प्रोस्टेट की, तो उन्होंने अपने मुकदमे से उनका मुकदमा भी शुरू हो गया है, वो कटहरे में खड़े हैं। उन्होंने कहा मुझे 1-2 दिन के लिए ज़रा रियायत दी जाए, मुकदमा ना चला जाए, क्योंकि वजह ये है सारी कि ये एक अच्छा खासा क्योस खड़ा हो गया है मशरिक़ वस्ता में। और उसके साथ ही तुर्की ने जो कि पीकेके से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नई एक मिलिट्री बेस वहाँ पे एक मुल्क बनाना शुरू कर दिया उसने। ये शुमाली सीरिया में जो पीकेके के इलाके हैं, उस वक्त जब हमारी बातचीत चल रही है पीकेके से, तो वहाँ पर एक नई मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पाकिस्तान की गैर मुस्तकिल रुकनीत का आगाज़ हो गया, कितना खुशाइंदा है? देखिए जी, पाकिस्तान उसमें क्या रोल प्ले करता है ये देखना है, क्योंकि हालात तो बड़े दुनिया के ऐसे हैं कि एक प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी की। यहाँ तो फॉरेन पॉलिसी हमारी कोई बात नहीं, हमारे तर्जुमान जो हैं वज़ारत ख़ारजा के वो बात कर लेते हैं, लेकिन वज़ीर ख़ारजा तो बहुत ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी पर बात नहीं करते। हालांकि आने वाले दिनों में फॉरेन पॉलिसी ही बहुत एक दुनिया किसी और तरफ जा रही है, और तरफ जा चुकी है, बल्कि कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी की आपको ज़रूरत है। अब देखिए, मैं आपको सिर्फ 2 बातें बताऊँ, 2-3 बातें आज जो भारत के की तरफ से फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड बयानात हमारे सामने आए हैं। एक तो ये है कि जो 30 स्लाइड है वो डिस्कस हो भी रही है पाकिस्तान में काफ़ी दिनों से, लेकिन मैं मुंतज़िर हूँ कि हमारी जो वज़ीर ख़ारजा है वो इसके ऊपर बात करें। वो जो है वो है वाशिंगटन पोस्ट की जो 30th है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो किलिंग्स हुई तो उसको वहाँ पे जो है वो बंदे हायर हुए खलीजी रियासत से, पाकिस्तान आए, एक पूरी जो 30th है उसको डिस्कस यहाँ पे मीडिया में आ भी गई है। लेकिन इशू ये है कि ये क्या ये कनाडा में हुआ और बाकी जगहों पे हुआ तो हमने डिस्कस कर लिया। ये काम है यहाँ की हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं कि वो इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-2.5 घंटे की करके इत्मीनान में ले लोगों को कि उन्होंने क्या किया।
मतलब थोड़ी देर के लिए कभी कभी भूल जाए ना, खान साहब के बगैर भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना कि ये क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स हुई हैं, कैसे हुआ, उनके लोगों ने हायर किया। पूरी ये वॉशिंगटन पोस्ट की बड़ी एक भयानक स्टोरी है जो कि उसी तरह से लिंक करती है कि जो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में कनाडा में या अमेरिका में या बाकी जगहों पे सारा कुछ होता रहा। तो उसके हवाले से आज उन्होंने इसको क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई बात हुई, अगर सरकारी तौर पे पाकिस्तान की तरफ से कोई बात होती, कोई वज़ीर ख़ारजा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वज़रा बैठते, कोई बात करते, तो उसका कोई जवाब आता, कोई दुनिया में इम्पैक्ट होता। तो वो तो ये तो इतनी बड़ी स्टोरी का कोई इम्पैक्ट ही नहीं बना, क्योंकि यहाँ से बातें ही नहीं हुई पाकिस्तान से, कभी भी बात हुई नहीं इसके ऊपर। ये बड़ी अजीब सी बात है। इस स्टोरी के छपने के बाद भी इसके ऊपर जो बात नहीं हुई, तो मेरे ख्याल से कोई इतनी अहमियत क्योंकि सरकार ने नहीं दी, तो हम भी इसको उसी तरह से, मैं सारा दिन इंतजार करता रहा कि इसकी स्टोरी के ऊपर ये जो 30th है अगर हम दिखा सकें। 30th स्टोरी जो है ये इन इंडिया शेडो वॉर विद पाकिस्तान कैंपेन ऑफ कवर्ड किलिंग्स, और पूरी स्टोरी के अंदर वो दर्ज है कि जनाब ये कहाँ पे कैसे हायर हुए, कैसे पैसा हुए, ये सब। तो मैं मुंतज़िर हूँ उस बात का कि वो बात करें पाकिस्तान के वज़रा हुकूमत में, तो फिर हम इसके ऊपर देखेंगे कि कैसे उनके जवाब आया और क्या सारे मामला थे। दूसरा जो उनकी तरफ से आज बात हुई है वो ये एक अजब स्टोरी है, ये भी वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी है। और वो जो वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी है वो है 35th, वो है प्लॉट इन पैराडाइज इन इंडिया स्ट्रगल फॉर। अच्छा, ये जो स्टोरी है इन्फ्लुएंस इन एशिया, ये स्टोरी ये है कि जी जनवरी 2024 में इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रिसर्च एनालिसिस विंग, उन्होंने मालदीव के अंदर अपोजिशन लीडर से रब्ता किया 40, और ये कहा कि वहाँ पे जो मोहम्मद मोइज़ा हैं उनको हटाना है, और $6 मिलियन की उनको ऑफर हुई, और 40 जो हैं वो बंदे उनसे रब्ता भी हो गया, जिसमें कुछ मोहम्मद मोइज़ा की। उन्होंने कहा यहाँ पर मोहम्मद मोइज़ा की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाके 40 अरकान उनकी हुकूमत गिरा देंगे। अच्छा, ये एक जो है ये बड़ी एक अजीब किस्म की मूव हुई, और ये उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, डेमोक्रेटिक रिन्यूअल इनिशिएटिव, ये वाशिंगटन पोस्ट के पास मिल गए। 40 बंदे, जिसमें वो जो कि मोइज़ा के अपनी पार्टी के भी थे, यानी एक पाकिस्तान के वाले से रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान, अच्छा इसके ऊपर तो बड़ा सख्त वहाँ पे रद्दमल आ रहा है मालदीव के अपोजिशन की तरफ से, हुकूमत की, वहाँ ये डिस्कस हो रहा है, प्रॉपर डिस्कस हो रहा है मालदीव में कि कैसे हुआ, कौन से लोग थे, क्या वो। हमारे यहाँ जो कि डिस्कस ही नहीं हो रहा, हमारे यहाँ इशूज़ में कुछ और हैं जो डिस्कस हमने करने हैं। तो ये इतना बड़ा स्टोरी हमारे यहाँ, ये इतना बड़ा जो इंकशाफ है वाशिंगटन पोस्ट का, वो डिस्कस नहीं हुआ। तो ये मालदीव की हुकूमत गिराने की कोशिश हुई है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि असैसिनेशंस हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, और उन बंदों को पैसा दिया गया, लाहौर गए, कैसे आए, वो पूरी स्टोरी है। लेकिन मैं वही बात कह रहा हूँ कि उसको यहाँ का रद्दमल है पहले हमारे पास शहबाज शरीफ सरकार का और इस अरेंजमेंट का, तो फिर हम इसके ऊपर बात करें। तीसरी जो बात है वो उन्होंने, और जो आज इंडिया की तरफ से की गई है, वो चाइना को उन्होंने कंडेम किया है। अभी कुछ अर्से पहले ही इंडिया और चाइना के दरमियान मामला बेहतर हुए थे, और हमने इसको बड़ा खुशाइन भी कहा था खत्ते के लिए, दुनिया के बड़ा अच्छा है। लेकिन अब जो है वो ये हुआ है कि जो चाइना का नया मैप आया है, तो चाइना के नए मैप में जो है वो एक तो ये है कि 2 इलाके ऐसे हैं जो कि इंडिया का कहना ये है कि हमारे इलाके हैं होतान काउंटीज़ के अंदर, और वो जो है वो चाइना अपनी ज़मीन, तो चाइना का सवाल ही पैदा नहीं था कि अपनी ज़मीन, चाइना कभी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेगा। चाइना कभी एक इतनी इंच रत्ती बराबर इतना सा भी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेगा चाइना, ये उनकी एक रियासत की पॉलिसी है, किसी सूरत वो अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। तो उनकी तरफ से आज हिंदुस्तान टाइम्स को, नेवर एक्सेप्टेड इलीगल चाइनीज ऑक्यूपेशन इंडिया ऑन चाइनाज न्यू होतान काउंटीज। 2 काउंटीज ऐसी हैं लद्दाख में, वो कहते हैं हमारी हैं, उन्होंने अपने उसमें कर दिया इंक्लूड करके नक्शे में, और चाइना ज़्यादा बात नहीं करता इसको, उन्होंने कहा हमारी हैं, ख़त्म हो गई बात। इंडिया की तरफ से कंडेमनेशन हुई है। तो इशू ये है कि अच्छा, दूसरा जो है वो ये है कि ब्रह्मपुत्रा जो डैम है उसके ऊपर इंडिया और भारत के दरमियान कशीदगी है। ब्रह्मपुत्रा जो डैम है ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम बन रहा है, इसको चाइना बना रहा है, और ये $371 बिलियन गालिबन $371 बिलियन की इस पे कॉस्ट आ रही है। और ये जो ब्रह्मपुत्रा जब एंटर होता है, तो एंटर होने के बाद ये जब टर्न करता है बांग्लादेश की तरफ, अरुणाचल प्रदेश से आगे बांग्लादेश की तरफ, वहाँ पर ये डैम जो है चाइना बना रहा है। और ये जो डैम है ये इसके ऊपर बड़ी सख्त रद्दमला है उनका। अच्छा, इसको मिदोंग प्रोजेक्ट कहता है चाइना, ब्रह्मपुत्रा डैम इंडिया इसको कहता है।
ये जो डैम है अब ये बनना शुरू हो गया है और इसके ऊपर जो है वो इंडिया ने आज बहुत सख्त एहतजाज किया है अक्साई चीन के ऊपर भी। और ये जो है ये उन्होंने कहा है कि ये जो है जो रिपब्लिक वर्ल्ड को मैं कोट कर रहा हूँ 20 विल अडॉप्ट मेजर टू प्रोटेक्ट अवर इंटरेस्ट इंडिया रिएक्ट्स टू चाइनाज ब्रह्मपुत्र डैम प्लान्स 28। और इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र डैम के ऊपर भी चाइना से हुआ है और ऑब्जेक्ट टू न्यू काउंट्रीज इन अक्साई चीन। ये मुझे तो ये एक दफ़ा ये क्लैरिटी आ जाए ना। इंडिया टुडे गवर्नमेंट 25 गवर्नमेंट लॉजेस प्रोटेस्ट विद चाइना ओवर 2 काउंट्रीज इंक्लूड पार्ट्स ऑफ इंडिया। मुझे एक दफ़ा ये समझ आए ना कि ये जो इनके मामलात आपस में तय होते हैं ना, कुछ अरसे के लिए तय हो जाते हैं गुडी गुडी, इंडिया ये खुल के अगर हमें पता चले ना कि वो कौन सी जगह इन्होंने छोड़ दी हैं, कौन सी जगह ले ली हैं वापस, ये जो है ना डिसंगेज होना या डी एस्केलेशन होना, क्या वो उन्होंने कह दिया कि ये इलाके आपके हैं, ये तय हो गया है? ये तय नहीं, ये ना कुछ अरसे के लिए उन्होंने कहा हम भी अपनी यहाँ पे आप यहाँ पे हैं, तो वो तो डिस्प्यूट अपनी जगह है। अब उन्होंने नक्शे में शामिल कर लिया उसको, ये कह रहे हैं कि वो नक्शे में शामिल। क्या ये जब डायलॉग हो रहा था तो उस डायलॉग में क्या ये ज़रूरी नहीं था कि ये बात तय करते कि भाई ये इलाके जो हैं, ताकि डिस्प्यूट ख़त्म होता है, ये इलाके चाइना के हैं या इंडिया के हैं? उन्होंने चाइना ने अपना मैप दिया, उस मैप में उनके हैं, तो फिर वो मसला शुरू हो गया। अच्छा, फिर ब्रह्मपुत्र डैम बन रहा है, वो कह रहे हैं कि ये वाटर वॉर होगी, इंडिया कह रहा है फ्यूचर में। और देखें बात ये है कि जितने दरिया हैं जो चाहे पाकिस्तान में भी आते हों, इंडिया से गुजरते हों, अक्सर हमारे इंडिया के साथ मामलात रहते हैं ना, ऊपर नीचे पानी के हवाले से आगे, ये जितने दरिया हैं तो ये हिमालय से स्टार्ट होते हैं ना, ये तो हिमालय के पहाड़ों से निकलते हैं ना सारे दरिया, ठीक है। अब कुछ उसमें से इंडिया में आ जाते हैं, इंडिया से होकर पाकिस्तान में आते हैं, कुछ जो है वो डायरेक्ट आ जाते हैं आगे पीछे दाएं बाएं को बांग्लादेश है, लेकिन वो निकलते सारे हिमालय से हैं, यानी निकलते सारे वहीं से हैं जो कि चाइना हिमालय। अब यह है कि वो जो दरिया हैं सारे, तो वो इंडिया जो है वो ब्रह्मपुत्र डैम वो कहता है बनेगा तो ये बांग्लादेश के ऊपर भी असर पड़ेगा और हमारे ऊपर भी असर पड़ेगा, लेकिन बांग्लादेश ने कोई इतराज़ नहीं किया हुआ इसके ऊपर। ये दूसरा एक इशू है। फिर ये मालदीव के अंदर, फिर ये पाकिस्तान के अंदर, ये 3-4 इश्यूज ऐसे हैं जो इंडिया, और फिर अभी तक तय नहीं हुआ कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं कि नहीं इनॉग्रल में। ये भी क्योंकि जयशंकर जी वहाँ पे मौजूद हैं तो जाना चाहिए, इनको इन्विटेशन आना चाहिए, लेकिन ये कि उससे पहले हालात बड़े तल्ख हो रहे हैं पूरी दुनिया के। मैंने आपसे ना ब्लॉग्स का समझ नहीं आ रहा है, ये साउथ कोरिया का जो बहरान है ये अजीब तरह चला गया। अच्छा, फिर जापान, ज़बरदस्त मुल्क हमारा और बड़ा ज़बरदस्त इत्तेहादी, उन्होंने जनाब किया, उनका सॉफ्ट बैंक है, उनके सॉफ्ट बैंक ने 100 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन विद बी, उनके सीईओ ने 100 बिलियन 30 सेकेंड फॉर्ब्स किससे, सॉफ्ट बैंक ने कहा कि 100 बिलियन और 1 लाख नौकरियां हम क्रिएट करेंगे ये 30 सेकेंड स्लाइड ट्रंप के लिए सेकंड टर्म में। उन्होंने कहा इससे पहले कि ट्रंप को टोपी लेकर आए, टैरिफ बढ़ाएं, तो बेहतर यह है कि ये जो है ये 100 बिलियन वहाँ पर और 1 लाख नौकरियों को उन्होंने ऐलान कर दिया। अच्छा, और ये फिर उसके बाद 100 बिलियन है ये, ट्रंप है जापान एसोसिएटेड प्रेस, ये कुछ दिन पहले पुरानी बात खबर है, ये जापान और ट्रंप ने अनाउंस किया 100 बिलियन यूएस प्रोजेक्ट्स में। और क्या करें, 100 बिलियन, 100 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई और इस सॉफ्ट बैंक के सीईओ को गले वले लगा के उन्होंने वो खुश हो गया, जापान बड़ा खुश हो गया। अब जनाब आज क्या किया उन्होंने, अच्छा कुछ अर्से पहले जो है वो एक्चुअली उनका जो निपॉन, अच्छा निपॉन जापान का नाम जो जापानीज लैंग्वेज में वो निपॉन ही है, जापान अपने मुल्क को निपॉन कहते हैं, ठीक है, ये निपॉन, ये मतलब जापान बाहर की दुनिया में कहा जाता है। तो उनका बहुत बड़ा, उनका स्टील का वो दुनिया का मेरे ख्याल से तीसरा बड़ा जो है, या बहुत बड़ा उनका एक, उनकी बहुत बड़ी फर्म है जो निपॉन स्टील है, और वो 15 मुल्कों में उनके कारखाने हैं। अब जो उनका कारखाना या उनका जो काम हो रहा है वहाँ पे अमेरिका में, उसको उन्होंने ट्रंप साहब ने ऑर्डर किया है कि सॉरी बाइडेन साहब ने ऑर्डर किया है कि उससे हम स्टील नहीं लेंगे। उनके साथ जो स्टील का मुआहदा था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। और पहले ट्रंप भी मुखालिफ रहे हैं इसके कि जी बाहर से हमें स्टील लें, लेकिन बाइडेन साहब ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत उसको जाने से पहले उन्होंने वो जो मुआहदा था वो उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया।
अच्छा, अब ये जापान के लिए बड़ी एक परेशान कुन बात है कि भाई जापान जो है उसने तो कह दिया हम $100 बिलियन यहाँ पे लगाएंगे। तो $100 बिलियन लगाएंगे, तो साथ उनकी फैक्ट्री काम कर रही थी वहाँ पे। उन्होंने कहा कि ये फैक्ट्री वैक्ट्री पे टैरिफ शैरिफ ना लगाएं, तो ये चलती रहे ट्रम्प दौर में भी। तो ट्रम्प से जप्पी पा के उन्होंने, अब बाइडेन दौर में ही मुआहदा हुआ था निप्पॉन स्टील का, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया उठा के। ये जो है वो बाइडेन साहब ने जाते जाते आखिरी दिनों में। और उसके साथ ही जो वो जो मामला था स्लोवेकिया वाला, स्लोवेकिया जो है वो कह रहा है कि यूक्रेन की हम गैस सब काटने जा रहे हैं, जो रेफ्यूजीज वगैरह की सारी यहाँ पे गैस वैस यूक्रेन की भी बंद हो जाएगी। और जॉर्जिया जो है, देखें जॉर्जिया में फड्डा चल रहा था, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, अब ये तो एक अजीब सा तमाशा है, उनके जो प्रेसिडेंट खातून थी उन्होंने कहा था मुजाहरे, उन्होंने कहा मैं नहीं हटूंगी अपनी जगह से, मैं अपनी जगह पर रहूँगी। हंगामे हो रहे थे, शोर शराबा हो रहा था, एक तमाशा था। ये 40 BBC को देखें ना अगर, जॉर्जिया 41st जॉर्जिया प्रो वेस्टर्न प्रेसिडेंट रिफ्यूजेस टू लीव एंड प्रिपेयर फॉर शो डाउन। उन्होंने कहा मैं लड़ूंगी मरूंगी कुछ भी हो जाए, मैं किसी सूरत जो है वो वहाँ पे जो है वो मैं जगह नहीं छोड़ूंगी। ये खातून वहाँ पे जो है, ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं छोड़ूंगी किसी सूरत भी। अब जनाब ये हुआ कि इसी फड्डे में ही वहाँ पे प्रो एशिया के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने हलफ उठा लिया, और हलफ उठाने के बाद जो है वो उनको आज जो है वो पहली मुबारकबाद जो है केविलाशिलवी, ये CGTN में माजरत अगर गलत प्रोनाउंस करूँ, 38, उन्होंने इनको मुबारकबाद दे दी है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने। 38 स्लाइड केविलाशिलवी। अच्छा, वहाँ पे हंगामे हो रहे हैं, फड्डा पड़ा हुआ है, शोर शराबा हो रहा है, और इसी दौरान जो है वो उन्होंने हलफ उठा लिया और EU से ताल्लुकात ख़राब हो गए। लेकिन शी जिनपिंग जो हैं वो पहले आलमी सतह पे रहनुमा हैं जिन्होंने उनको मुबारकबाद दे दी है जॉर्जिया की प्रेसिडेंसी संभालने पे। अब ये जो मामलात हैं, ये मामलात इतने कशीदा, इतने महाज हैं इसके कि आप इसको शुरू करें अगर अमेरिकन सॉइल पे जो अनफॉर्चुनेट टेररिज्म के एक्ट्स हुए हैं, या वहाँ पे ट्रंप ने कैसे वहाँ पर वो अभी तक फटा पड़ा हुआ है इमिग्रेंट्स का, और H1B वीज़ा और वो सारा मामला पड़ा हुआ है, उलझा हुआ है। साथ ही ये 2 वाक़यात हो गए हैं। साथ ही वो जो UK के अंदर उन्होंने कहा इलेक्शंस, किंग से मुतालबा किया है, उन्होंने किंग से कहा है कि असेंबली डिज़ोल्व करें इलॉन मस्क ने, और बादशाह से कहा अब डिज़ोल्व कर दें। जर्मनी, फ्रांस, उधर के इलेक्शंस, उधर की हुकूमतें, साउथ कोरिया, उधर बिल्कुल एक दुनिया क्योस में, और क्योस आगे बढ़ रहा है। इसमें जर्मनी के और गालिबन फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो आज सीरिया को उन्होंने दौरा किया है। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था, जाते जाते मैं सिर्फ यहाँ पे कोट कर दूँ कि जो टर्की है, टर्की का ये कहना है कि यहाँ पर एक अमेरिका जो है वो एक मिलिट्री बेस बना रहा है, और वो मिलिट्री बेस जो है वो उस इलाके में बना रहा है जहाँ पर PKK का राज है। ये मैं 20 स्लाइड कोट करता हूँ। US टू सेट अप मिलिट्री बेस इन सीरिया एज सीरियन नेशनल आर्मी कॉर्नर्स PKK, यानी PKK के साथ वो कह रहे हैं कि हमने कॉर्नर कर दिया, लेकिन उसके साथ ही जो है वो वहाँ पर US एक मिलिट्री बेस बना रहा है। ये डेली सबा 20 स्लाइड, ये उन्होंने एलिगेशन लगाया है जो है वो ये एक बड़ी इसका मतलब है कि सूरत हाल जो है वो अभी वहाँ पे ठीक नहीं है। अगर अमेरिका, ज़ाहिर है अमेरिका विड्रॉ क्यों करेगा, उन कुर्दों से वादा किया हुआ है। अब या तो वो कुर्द मुआहदा कर लें टर्की के साथ, या वो कुर्द जो हैं वो अमेरिका और बाकी मुल्क जो उनको सपोर्ट करते हैं उनके साथ वो लड़ें टर्की के। तो एक अभी तक सीरिया जो है वो सेटल नहीं हो पा रहा। ये देखना है कि PKK जो है क्या वो मुआहदा, अब्दुल्ला ओगलान है असल में, अब्दुल्ला ओगलान क्या फ़ैसला करते हैं कि अब्दुल्ला ओगलान पार्लिमानी सियासत में आते हैं जो कि तैयब एर्दोगन चाह रहे हैं, या ये है कि वो लड़ते रहते हैं और यहाँ पे अमेरिकन बेस अगर बन जाती है सीरिया में बड़ी, तो जाहिर है कि फिर ये वो कुर्द जो अमेरिका के साथ है वो लड़ेंगे फिर उस आर्मी के साथ जो कि इनको टर्की सपोर्ट कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लूँगा। सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।